तो चलिए, आपको एक वीडियो तो मिल गया था, है ना, और वो वेरी फर्स्ट वीडियो था। तो आप लोगों ने देखा, उसमें जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो भी आपका सुझाव रहा, वो बहुत आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ना। तो अब हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। हम लोग थोड़ा मार्कर रख लेते हैं। तो ये आपका बायो मॉलिक्यूल का वीडियो नंबर 2 है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि क्या पढ़ाया था आपको। तो मुख्य रूप से हम एक बायो मॉलिक्यूल को पढ़ना स्टार्ट किए थे जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा जब हमने देखा तो पहले तो लोगों ने इसको बोला कि कार्बन का जो हाइड्रेट, कार्बो से कार्बन आ रहा था, हाइड्रेट से क्या बताइए, वाटर, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जहाँ पे कार्बन हो और जहाँ पे वाटर हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेट ऑफ वाटर। तो अगर जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रेट ऑफ वाटर इस जनरल फॉर्मूला को जो सेटिस्फाई करता था तो वो क्या कहलाता था, मेरा कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने देखा कि इस फार्मूला में बहुत सारे परेशानियाँ आने लगा। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते थे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे लेकिन इस फार्मूला को सेटिस्फाई करते थे। तो इसमें बड़ा लिमिटेशन आने लगा और इसी तार इधर को, है ना, लिमिटेशन को दूर करने के लिए फिर एक नया डेफिनेशन बना जहाँ पे बोला गया कि किसी भी कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट करने के लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। जिन कंपाउंड में ये 3 प्रॉपर्टी पाया जाता है हम उसे ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जिसमें से सबसे पहला था कि वो जो कंपाउंड आपका होना चाहिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब लाइट के साथ उसके पास चेंजेस आना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बताए थे, है ना, यहाँ पे एक वर्ड आया था कायरल कार्बन, कि कायरल कार्बन आपके पास होना चाहिए ऐसे करके। फिर दूसरा जो बात था कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हुआ उसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का संख्या कम से कम 1 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद तीसरा था कि उसके पास या तो अल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और अगर ये तीनों नहीं मिलता था तो हम उस कंपाउंड को डिसॉल्व करते थे, पहले उसको घुलाते थे, मतलब किस में, वाटर में, और उसके बाद फिर चेक करते थे कि क्या हमें ये तीनों मिल रहा है कि नहीं। अगर शुरुआत में ही ये तीनों मिला तब तो कार्बोहाइड्रेट हुआ, नहीं मिला तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद मिला तब भी कार्बोहाइड्रेट है। जब अगर ना शुरू में मिले ना हाइड्रोलाइसिस करने के बाद मिले, इन दोनों में कभी नहीं मिले, तब हम बोलते थे कि अच्छा इसका मतलब ये जो कंपाउंड है हम उसे कार्बोहाइड्रेट का नाम नहीं बोल सकते, वो कोई दूसरा कंपाउंड होगा, वो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ऐसे करके। तो यहाँ तक क्लास हो चुका था पहला वीडियो में। आज हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलिए हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो होगा वो हम पढ़ेंगे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, बायोमॉलिक्यूल्स, है ना, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए आज का हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि हमारे बीच में कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स दिखाई देते हैं, कितने तरह से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, किन किन नामों से कार्बोहाइड्रेट्स को जाना जाता है, ये सब आज आप पढ़ेंगे। देखिए, आप रेगुलर जब क्लास कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप या किसी भी कंपाउंड का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका नाम क्या होगा, किस नाम से उसको पुकारना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो पूरी डिपेंड करता है कि आप उसको किस आधार पे बांट रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग नाम्स हैं, है ना।
अब उनको किस नाम से पुकारा जाएगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसे, है ना, कि मतलब उस कंपाउंड को हम किस आधार पे बांट रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस आधार पे, बेसिस, है ना, डिपेंडिंग ऑन बेसिस एक कार्बोहाइड्रेट को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अच्छा, उससे पहले एक हम की पॉइंट बताना चाहेंगे आपको, है ना, आपको एक नोट करके लिखने वाली बात है कि हम जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को एक और नाम से जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर also known as saccharide। हम इन्हें सैकराइड्स भी बोलते हैं, है ना। सैकराइड्स, है ना, ग्रीक वर्ड से सैकरिन वर्ड से आया है। सैकरिन मतलब शुगर वगैरह होता था, कुछ मीठा स्वीट्स होता था। तो जनरली जो हमारे बीच में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हमें मीठा लगता है, तो इसी कारण से, है ना, वहीं से वर्ड आया है क्या, हमारा सैकराइड्स। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स बोले तब भी वही बात बोल रहे हैं, या तो आपको सैकराइड्स बोले तब भी यही सिनोनिम्स हुआ, नहीं, एक ही चीज़ का दो नाम, वही कहानी है। तो आपको वो कार्बोहाइड्रेट बोल सकता है या आपको सैकराइड्स भी बोल सकता है। तो चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन देखिए, तो डिपेंडिंग ऑन, ऐसा इससे लिखते हैं हम लोग, यहाँ से, डिपेंडिंग ऑन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या है ना, इस आधार पे, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाई इन, है ना, वेरियस कैटेगरी, अलग अलग, है ना, बहुत सारे नामों से इसको बुलाया जाता है। अब इसको किस नाम से बुलाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसको क्लासिफिकेशन किस आधार पे किए हैं। तो देखिए, तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन, है ना, सबसे पहला तो कुछ नहीं होता, मतलब हम किसी को पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कि हाइड्रोलाइसिस के आधार पर। अब चलिए समझते हैं क्या मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस का। देखिए जी, कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है, चाहे वो कोई भी, चलिए मान लीजिए अभी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पढ़ने, तो ये मान लीजिए मेरा कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। अगर आप इस कार्बोहाइड्रेट को डिज़ोल्व कर देते हैं किस में, वाटर में, ठीक है, ये क्या रहा आपका वाटर। तो अगर आप क्या किए, है ना, इसको, है ना, डिज़ोल्व कर दिए किस में, बताइए, वाटर में। तो अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर में घुलाने का जो प्रोसेस होता है उसी चीज़ को हम लोग, है ना, पूरी इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है। अब होता क्या है कि जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट्स को पानी में डुबाते हैं तो देखा ये जाता है कि या तो वो कार्बोहाइड्रेट जो इस फॉर्म में पहले था वो उसी फॉर्म में रहता है, या हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। बस हमारा क्या बोलना चाह सकते कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो वहाँ पे ये पाया गया कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिसको पानी में डिज़ोल्व कीजिए, हाँ, वाटर में डिज़ोल्व कीजिए, तो ये जिस फॉर्म में शुरू में था वो उसी फॉर्म में रहेगा, मतलब जिस फॉर्मूला का था उसी में, वो कहीं डिसोसिएट नहीं होता है, टूटता नहीं है ना। और कुछ, है ना, ऐसा भी पाया गया कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हमने हाइड्रोलाइसिस किया पानी में, जिसको जब डिज़ोल्व किया तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। तो इसी अनुसार से वो टूटा तो कितना पार्ट में टूटा, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, कितने स्मॉल यूनिट्स में टूटे, है ना, उनके अनुसार से उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें से जो सबसे पहला नाम आता है मेरा वो होता है आपका मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, चलिए तो समझते हैं किसे बोला जाता है मोनोसैकराइड्स। सिंपल है कि अगर आप
देखिए आप हर कोई जान रहा है मोनो मतलब क्या होता है बताइए, वन, एक, है ना। इसका मतलब जैसे अगर आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है और आप इसे पानी में डुबाते हैं, ठीक है, ये क्या किया आपने, डिज़ोल्व इन वाटर। तो वाटर में जब डिजॉल्व किया, ये वाटर है, तो हमने पाया कि ये जो मॉलिक्यूल जो था, है ना, उसमें, है ना, अंडरगोज नो एनी डिसोसिएशन, उसमें किसी भी तरह का डिसोसिएशन नहीं हुआ। मतलब जो था, है ना, वही रहा, सिर्फ वो घुला, है ना, वहाँ जाके कोई डिसोसिएट नहीं हुआ। मतलब यही सबसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म था, यही सबसे इसका छोटा पार्ट था। ये और टूट के कोई छोटा पार्ट में बन सकता नहीं है। तो वैसा कोई ग्लूकोज जिसको हम डिज़ोल्व किए वाटर में, लेकिन वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद अगर वो हमें फिर से फर्दर टूट के कोई छोटा यूनिट नहीं देता है, कोई छोटा कंपाउंड नहीं देता है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहा गया मोनोसैकराइड्स। क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, दोज कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, विच डज नॉट अंडरगोज जाते हैं, अंडरगोज डिसोसिएशन, कहाँ, डिसोसिएशन में, व्हेन जब इट इज डिज़ोल्व इन किसमें बताइए, वाटर। वैसे कोई कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में घुलाते हैं, तो वो किसी तरह का डिसोसिएशन शो नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई टूटता फूटता नहीं है, और कोई छोटा मॉलिक्यूल्स बनता नहीं है ना। तो वैसा को कार्बोहाइड्रेट जो इस तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा इज कॉल्ड, तो इस तरह के जो, है ना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है इज कॉल्ड आपका मोनोसैकराइड्स। क्लियर है बात, ऐसे करके। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल का बात करें तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग आप ध्यान रखिए, जैसे कि आप सुनेंगे ग्लूकोज का। देखिए, तो अगर आपके पास ग्लूकोज होगा और अगर आप इसे वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, तो ये ग्लूकोज कुछ और चीज़ में नहीं टूटता है, वो ग्लूकोज ही रहता है ना। ऐसे बस अंतर क्या होता है, पहले आपका ग्लूकोज सॉलिड में रहता है, पाउडर में रहता है, पानी में घुला देते हैं तो यही ग्लूकोज एक्वस में चला जाता है, घुल जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ग्लूकोज टूट के कुछ और बनता नहीं है। इसका मतलब ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमने पानी में डुबाया, पानी में डिजॉल्व किया, पानी में इसको मिलाया, तो ये फिर से टूटा नहीं। इसका मतलब ये कैसा है, मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड मतलब, है ना, जो सबसे एक यूनिट है, वो और टूट सकता नहीं है। वैसे ही आपका फ्रुक्टोज होगा, कम से कम दो एग्जाम्पल रखिए। वैसे और भी होता है, गैलेक्टोज होता है। तो ये तीन नाम को ध्यान रखिए आप, है ना, ऐसे, क्योंकि इन सब चीज़ों का हमें पढ़ना है आगे जाके। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज सब जो होते हैं, है ना, ऐसा कम से कम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज याद रहेगा। तो ये दो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, जो डिज़ोल्व होने के बाद, जैसे फ्रुक्टोज ही रहेगा अगर, है ना, आपका मान लीजिए फ्रुक्टोज रहा, अगर आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब भी ये किसी और दूसरे पार्ट में टूटता नहीं है, बस ये घुल जाता है उसमें। जिस फार्मूला का मतलब, अगर यहाँ पहले C6H12O6 रहेगा तो यहाँ भी C6H12O6 ही रहेगा, C6H12O6 रहेगा, तो यहाँ भी C6H12O6 ही रहेगा। अपना फार्मूला में कोई डिसोसिएशन नहीं करेगा, किसी तरह का वहाँ कोई टूटेगा नहीं। तो इस तरह के जो मोनोसैकराइड्स होते हैं, इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो पानी में जाने के बाद टूटते नहीं हैं, है ना, वो एक ही मोलेक्युल रहता है, तो इनको बोला जाता है क्या, मोनोसैकराइड्स। क्लियर है। ऐसे चलिए इसको आप लिख लीजिए, है ना, पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं आप। ओके, उसके बाद तो ये तो हुआ, है ना, आपका मोनोसैकराइड। वैसे ही अगर हम दूसरा बात करें, हमारा जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओलिगोसैकराइड। देखिए, सैकराइड्स का मतलब तो समझ रहे कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे एक जो वर्ड आया है वो क्या है, ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब कुछ ऐसे, जैसे मोनो मतलब क्या होता है एक, है ना, वैसे ओलिगो का मतलब होता है कुछ।
अब आपके पास परिभाषा है तो समझ में आ गया, ओ इसका मतलब समझ में आ गया कि मतलब अगर मेरे पास कोई कार्बोहाइड्रेट होगा और उसको अगर हम पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो वो अपने फॉर्म में ना रहे, ये टूट जाए। अब टूटेगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे कम से कम तो दो चीज़ बनेगा, तो वो बनने वाला जो छोटा छोटा यूनिट होगा है ना, उसका बोलेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब क्या होगा, वो एक यूनिट जो सबसे छोटा फिर नहीं टूटेगा। तो जो अगर वैसे कार्बोहाइड्रेट है ना जो डिजॉल्व होने के बाद छोटे छोटे है ना मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे यूनिट में। क्यों बोले इसको मोनो, क्योंकि ये सबसे छोटा पार्ट है, टूटेगा तो हमेशा मोनोसैकेराइड ही देगा। तो वैसा कोई कार्बोहाइड्रेट जो ऐसे on dissolving in water they dissociated into a smaller unit. A smaller unit is called what? Monosaccharides, है ना। And then such types of carbohydrates are known as what? Oligosaccharides। जो टूट जाते हैं, कुछ में टूट जाते हैं, कुछ करने का मतलब 2 में टूट जाए, 3 में टूट जाए, 4 में टूट जाए, 5 में टूट जाए, 6 में टूट जाए, इस तरीके। तो कितना तक, तो अगर वो अच्छा कम से कम तो 2 टूटेगा ही टूटेगा, तो 2 से लेके 10 तक अगर मेरा कार्बोहाइड्रेट डिसोसिएट होकर 2 से लेके 10 तक अगर मेरा मोनोसैकेराइड देता है तो समझ जाइए वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं हम लोग क्या, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड देखिए यहाँ क्या रखेगा इस वाले में, ऐसे क्या बोलेंगे, तो दोस है ना कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स विच जो देंगे गिव्स, ठीक है, 2 to 10, 2 से लेके कितना बताओ 10 तक, 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जो देते हैं कितना 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड, व्हेन जब इट इज क्या बताइए डिजॉल्व इन किसमें बताइए वाटर। तो वैसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिसको जब हमने पानी में डिजॉल्व किया तो वो टूटा है ना, और टूट के जो दिया क्या कहलाएगा मोनोसैकेराइड्स, है ना। तो वो मोनोसैकेराइड टूटा कितना 2 से लेकर के मैंने कुछ में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 से लेकर 10 तक अगर ये यूनिट टूटता है, 10 पीस में अगर टूटता है तो वैसे और सैकेराइड्स को बोलते हैं क्या हम लोग, ओलिगोसैकेराइड्स। क्लियर है ऐसे। इसका अगर हम लोग है ना एग्जाम्पल का बात करें है ना, तो इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है वो है आपका सुक्रोज, वैसे ही एक नाम आता है आपका माल्टोज, है ना। वैसे ही आपका एक नाम आता है लैक्टोज, जो दूध वगैरह में सुनेंगे ऐसे के। तो ये 3 नाम को याद रखना है, तो पूरे कार्बोहाइड्रेट में बस यही 5-6 याद रखेगा, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, ये सब ओलिगो में आता है। मतलब ये एक यूनिट नहीं है कार्बोहाइड्रेट का, ये पानी में टूटने के बाद फर्दर टूटता है, और ये सबसे छोटा छोटा हो गया ग्लूकोज फ्रुक्टोज और क्या ग्लाइकोज। बस इसी 6 में मेरा पूरा एग्जाम्पल समझ आएगा, है ना। बाकी 1-2 और आएगा ऐसे करके। तो ये था आपका ओलिगो। अब ओलिगो में क्या है बताइए, मैंने ओलिगो का मतलब क्या होगा, ये 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। 3 मतलब अगर हमारे पास कोई ओलिगो सैकेराइड है तो इसका मतलब ये हमें क्या करे बताइए, गिव्स मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। तो अगर ये मान लो हमें 2 देता है तो ये क्या दे सकता है, 3 भी दे सकता है, वैसे 4 भी दे सकता है, वैसे वैसे करके कितना बताओ 10 मोनोसैकेराइड दे सकता है। तो देखो, तो 2 वाला को फिर हमने एक स्पेशल नाम दिया, इसको हमने बोला डाइसैकेराइड्स। समझ में आ गया, मैंने किसको बोला डाइसैकेराइड, वैसा कोई कार्बोहाइड्रेट जो डिजॉल्व होने के बाद हमें 2 मोनोसैकेराइड दे। वैसे अगर 3 देता है तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राइसैकेराइड्स। मतलब वैसे कोई कार्बोहाइड्रेट्स when we dissolve in water it gives 3 molecule of monosaccharide, वैसे करके टेट्रासैकेराइड, वैसे करके पेंटा, ऐसे करके ऐसे बढ़ते जाता है। और हमने देखो हमें इसे पढ़ना है यही डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स। हाँ टर्म सीख लीजिए, ओलिगो है ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, हेक्सा के डेका तक 10 के 10 ओलिगो में आएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई बोले से ओलिगो मतलब कुछ होता है, अब वो 2 3 4 स्पेसिफिक नहीं बोलते, लेकिन डाइसैकेराइड करने का मतलब हो गया है ना कि अगर मेरा कार्बोहाइड्रेट कितना दे, है ना 2 ही दे। और यहाँ पे जितने भी ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, सुक्रोज है ना, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है आपके डाइसैकेराइड्स के। मतलब अगर हम डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल अगर लिखें, एग्जाम्पल्स ऑफ
डाइसैकराइड्स। तो डाइसैकराइड का एग्जाम्पल तीन आपका याद रखिएगा, होता तीन नहीं है, एक होता आपका सुक्रोज। अच्छा बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सुक्रोज को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला था, C6H22 सॉरी C12H22O11। जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, है ना, तो ये हमें देता है, दो कंपाउंड में टूट जाता है ये टूटता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, ऐसे। तो ये एग्जाम में आता है, क्या पूछेगा कि सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने से क्या मिलेगा। तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस क्या मिलता है हमें, है ना, ग्लूकोज। और फॉर्मूला क्या होता है इसका C6H12O6, इसका भी क्या C6H12O6। क्लियर है। वैसे ही हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल होता है डाइसैकराइड का, है ना, वो होता है आपका माल्टोज। ये भी एक नाम है, इसे देखिए नाम है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम है। अब नाम है भैया, तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है ऐसे। तो माल्टोज क्या है, हाँ माल्टोज एक तरह का डाइसैकराइड है। इसका मतलब अगर, अच्छा देखिए फॉर्मूला कैसे आएगा जी, तो 6 12 6 6 12 हो गया, देखो 22 है, तो यहाँ कितना 12 12 24, मतलब पानी में मिलेगा ना H2O, तो इसी H2O के साथ 22 और 2 24 हो गया, और 11 और यहाँ से क्या 12। अच्छी बात क्या है, माल्टोज का भी जनरल फॉर्मूला H12H22O11 ही होता है। हम बताएं क्या, जितने भी डाइसैकराइड होते हैं सबका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, ऐसे करके, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो। हाँ, सवाल क्या पूछेगा हमसे कि अगर हम माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करें, मतलब अगर माल्टोज को अगर हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा। तो माल्टोज जब वाटर में डिजॉल्व करता है तो ये हमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देता है ना, ये भी देता है ग्लूकोज प्लस क्या ग्लूकोज। तो ये एग्जाम में आने का चांस है कि बताइए हाइड्रोलाइसिस करेंगे माल्टोज का तो हमें क्या मिलेगा। वैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे सुक्रोज का तो क्या मिलेगा। और तीसरा हमारा जो लिखा हुआ है क्या बताइए, लैक्टोज, है ना, ये भी डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड का मतलब इसका भी फॉर्मूला सेम होगा। तो अगर लैक्टोज को भी अगर आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा, है ना, या तो हाइड्रोलाइसिस कुछ भी लिखे, तो ये हमें देता है ग्लूकोज और ये देता है ग्लैक्टोज। दो नाम होता है इसका, है ना, GLY नहीं GLA, ग्लैक्टोज ऐसे। तो लैक्टोज हमें क्या देगा, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। तो ये 3 तरह के, है ना, आपको याद रखना है ना। तो ये सब जो मिल रहे हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज 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 ग्लैक्टोज, दीज आर क्या मोनोसैकराइड्स, है ना। अगर इसको फिर से पानी डूबे, पानी तो है ही है, तो ये फिर नहीं टूटेगा, मतलब ये टूट गया, ये सबसे सिंपलेस्ट नहीं हुआ, मतलब ये क्या हुआ मोनोसैकराइड्स। लेकिन सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब जो नाम है ना, ये सब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब इनको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये फर्दर टूट जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो टूट के कितना मॉलिक्यूल दिया, 2 देता है, इसी कारण से इनको बोला गया डाइसैकराइड। अगर यही टूट के हमें 3 देता तो कहलाता ट्राइसैकराइड, टूट के 4 देता तो कहलाता टेट्रासैकराइड, 5 देता तो कहलाता पेंटासैकराइड। तो वैसे ही 2 देने वाला, 3 देने वाला, 4 देने वाला, 5 देने वाला, करके जितना 10 मॉलिक्यूल तो जितना देता है सबको हमने एक जगह जमा किया और सबका नाम रखा गया, क्या बताइए, है ना, ओलिगोसैकराइड। ओलिगो मतलब पूरा ग्रुप का, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोनोसैकराइड्स देने वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं सबको टुगेदर, है ना, एक साथ कलेक्टिवली कहा गया क्या, ओलिगोसैकराइड्स। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या, ओलिगोसैकराइड्स। तो पहला हमने पढ़ा मोनोसैकराइड, जिसको पानी डिजॉल्व करने के बाद क्या करे, एक ही दे, मतलब वो फिर से ना टूटे, जो है वही रहे, है ना। उसके बाद ओलिगो क्या, जो पानी में टूट जाए, कितना में टूटे भाई, है ना, तो टूटे 2 से लेके 10 तक, 2 टूटेगा तो डाई बोलेंगे, 3 टूटेगा तो ट्राई बोलेंगे, इस तरीके से। और डाई में हमने नाम सुना सुक्रोज, माल्टोज और क्या लैक्टोज का। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनको पानी में जब हम डुबाते हैं तो ये टूट जाते हैं हमारे सिंपल यूनिट में, और ये 2 में टूटते हैं, इसी कारण से इनको डाइसैकराइड्स बोला जाता है। क्लियर है ऐसे। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अरे यहाँ पे तो है ना, जो तीसरा हमारा, है ना, अच्छा लिख, अरे देखो मिटा दिया, इसको लिख लेना, है ना, ऐसे, ठीक है। देखिए जो हमारा थर्ड बात आएगा कि क्या हो अगर ऐसा भी कोई कार्बोहाइड्रेट है क्या जिसको पानी में डिजॉल्व करेंगे
तो हमें 10 मोनोसैकराइड से भी दे तो बिल्कुल बहुत सारे हैं, वही चीज़ तो हम लोग ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं। तो जो तीसरा जो हमारा होगा, तीसरा यहाँ से हम इसको बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पॉलीसैकराइड्स। किसको बोलेंगे? वही सिंपल, अगर 10 से ज़्यादा दे दे तो दोस carbohydrates which gives more than 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स, जो हमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड दे। कब? when dissolve in, किसने बताइए? वाटर। वैसा अगर कार्बोहाइड्रेट कोई है जिसको हम पानी में डुबाते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं, तो वो टूटता है सिंपल यूनिट में, जिनको हम मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। और उनको जब गिना जाए तो वैसे वैसे मोनोसैकराइड का जो संख्या मिले हमको वो 10 से ज़्यादा मिले। तो अगर वैसा कोई है तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है क्या? पॉलीसैकराइड्स। और इसका एग्जाम्पल में आप है तो हमारा एक आता है स्टार्च, जो आलू वाले में होता है, हम लोग खाते हैं। उसके बाद आप इसमें होता है ग्लाइकोजेन हम लोग जो बॉडी में उपस्थित होता है, जो हम लोग स्टोर कर रखते हैं। फिर सेलुलोज वगैरह जो होता है, सेलुलोज वगैरह, ये सब जो एग्जाम्पल हैं, है ना, ये सब किसके हैं? ये भी कार्बोहाइड्रेट के ही एग्जाम्पल हैं, है ना। लेकिन इनमें, है ना, बहुत बड़ा यूनिट होता है इसमें, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का। और जैसे इसमें पानी में जाता है तो इसमें हमें लार्ज नंबर में, आप इतना कि आप बोल नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, है ना। ये तो बस एक पैमानों के 10 से ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में इनसे बहुत सारा हमको ग्लूकोज देखने को मिलता है। जैसे अगर हम स्टार्च का ही बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5, और ऐसा करके n टाइम्स रहता है। कितना गुना ये नहीं बोलते। और जैसे ही आप इसको वाटर में डिज़ोल्व कीजिएगा, वाटर में इसको घोलिएगा, तो आपको ये ग्लूकोज देता है। क्या देता है आपको? ग्लूकोज। कितना? तो जितना बार ये जुड़ा रहेगा n टाइम्स ग्लूकोज। अगर यहाँ 10 बार जुड़ के है तो यहाँ 10, 20 एक टाइम्स रहेगा तो 20, 30 टाइम्स रहेगा तो 30 रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, हमारा ग्लूकोज का संख्या, ये बात तो पक्का है क्या? n का जो संख्या होगा क्या होगा? हमेशा 10 से ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि 10 तक रहेगा तो फिर उसको ओलिगो बोल देंगे, है ना, ऐसे। तो ये था हमारा, है ना, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स के नाम, इस आधार पे कि उन्हें जब पानी में डिज़ोल्व किया जा रहा है, वाटर में डिज़ोल्व किया जा रहा है, तो वो कितने छोटे छोटे मोनोसैकराइड्स में वो डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने छोटे छोटे मोनोसैकराइड्स में वो टूट रहे हैं। अगर वो मॉलिक्यूल, है ना, कौन भूख रहा है ऐसे, है ना, अगर कोई मॉलिक्यूल है ना, और वो मॉलिक्यूल को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर से टूटे ही नहीं, तो समझिए वो मोनोसैकराइड्स हुआ। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है और अगर उसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो टूटता है, लेकिन उससे टूट के मिलने वाले जो मोनोसैकराइड्स हैं वो 2 से लेकर के अगर 10 पीस तक मिल रहा है तो हमने उसको बोला कुछ मिला, तो कुछ का इंग्लिश से होता है ओलिगो, तो उसी से बना ओलिगोसैकराइड्स। और अगर हमारे पास मिलने वाले मोनोसैकराइड्स का संख्या 10 से भी ज़्यादा हो जाए, है ना, अब कितना हो जाए ये नहीं, बस 10 से अगर ज़्यादा हो जाए तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को नाम दिया गया क्या? पॉलीसैकराइड्स। क्लियर है? तो ये था मेरा, है ना, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के आधार पे। चलिए, उसके बाद एक अगला होता है क्लासिफिकेशन, कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं इस आधार पे कि वो खाने में कैसा लगा। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में वो कैसा है, इसके आधार पे भी कार्बोहाइड्रेट को 2 नामों से पुकारा जाता है। तो अगला क्लासिफिकेशन होगा हमारा ऑन द
बेसिस ऑफ टेस्ट, कि हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है उसका टेस्ट कैसा है, उस टेस्ट के अनुसार से भी हम कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो इस आधार पे है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, a carbohydrate can be of two types। दो तरीके से इसको पुकारा जाता है। एक को बोला जाता है शुगर, आप इस तरह समझेंगे, और एक को कहा जाता है नॉन शुगर। क्लियर? ऐसे तो एक को बोलते हैं हम लोग शुगर, एक को बोलते हैं क्या, नॉन शुगर। परिभाषा एकदम आपको साफ साफ होगा, है ना। शुगर किसको बोलेंगे, वैसा कोई कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो पानी में घुल जाए और जिसको जब हम टेस्ट करें तो हमें वो मीठा लगे। तो समझ आइए, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट में स्वीट्स हो और पानी में घुल जाते हैं, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं शुगर। और इसी का अगर उल्टा बोलिएगा कि वैसा कोई कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो पानी में ना घुले और उसको जब आप चखें तो वो आपको स्वीट ना लगे, है ना, अजीब सा लगे, तो वैसे को बोलते हैं क्या हम लोग, नॉन शुगर। तो चलिए, पहला जो होगा हमारा क्या होती है, शुगर। तो शुगर कैसे बोला जाएगा, किस कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर से नाम के जानेंगे, तो किसको बोलेंगे, दोस कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं, एंड स्वीट इन टेस्ट, और जो क्या है बताओ, टेस्ट में मीठा है, जो खाने से आपको मिठास का एहसास होता है। तो वैसे वैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, ऐसे सच, है ना, इज कॉल्ड। तो इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या, शुगर। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो जितना भी मोनोसैकराइड्स है, जितना भी आप मोनोसैकराइड्स का नाम जानते हैं, वो सभी अगर आप चखिएगा तो सब के सब आपको मीठा लगेंगे। कौन कौन आता है मोनोसैकराइड में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जैसे कि फ्रुक्टोज हो गया, या ग्लैक्टोज हो गया। ये तो तीन तो नाम ही सिखाए हैं मोनोसैकराइड्स में, मोनो मतलब ऐसे करके। उसके बाद जितने भी आपके डाइसैकराइड्स हैं, है ना, मतलब ओलिगो वाले भी ऐसे करके, या तो आप डाइसैकराइड ही लिखिए, हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे हम लोग, है ना, हम लोग इतना एग्जाम्पल करता याद है, जैसे कि आप, है ना, सुक्रोज हो गया, जैसे कि आपका माल्टोज हो गया, जैसे कि आपका लैक्टोज हो गया, ऐसे के। तो जितने भी आपके मोनोसैकराइड्स होते हैं, डाइसैकराइड्स होते हैं, इन सब को आप पानी में आसानी से घुल सकते हैं, पानी में घुल भी जाते हैं, है ना। और है ना, देखो घुलता इन लोग भी है, लेकिन जितना इजी से इन लोग घुलेगा उतना ज़्यादा इन लोग ज़्यादा इजी घुलता नहीं। आप देखिएगा ना, आलू का भी काटिएगा, आलू काट के अगर आप, है ना, थोड़ा सा पानी में इसको धोने की कोशिश करिएगा, पानी डुबाइएगा, तो आप देखिएगा एक से, है ना, कुछ, है ना, आपका ऑयली सा लगेगा, जैसे पानी में कुछ तैर रहा है, वो कुछ और नहीं, वही स्टार्च होता है जो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुल जाए और जिनका टेस्ट मीठा होता है उनको कहा जाता है, बताइए आपका, शुगर। वैसे ही दूसरा, अगर इसका एग्जांपल में जितना मोनोसैकराइड है, दूसरा का आपका नॉन शुगर, नॉन शुगर। तो किसको बोलते हैं लोग नॉन शुगर, तो ये आप जो पढ़ रहा है उन्हें जान रहा पूरा, है ना, क्लास जो करता है सो क्या है, दोस कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स विच आर, एकदम डिटो वैसे लिखेंगे, विच आर, ये सॉल्युबल नहीं, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है क्या बताइए, सॉल्युबल, बस यहाँ पे वो बदल जाएगा, सॉल्युबल किस में हो जाएगा बताइए, इनसॉल्युबल, जो क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड दे आर, और ये सब जो होंगे, दे आर
नॉट स्वीट, और इन लोग मीठा नहीं होते हैं। अब इसके टेस्ट का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ नॉट स्वीट, और यहाँ क्या बताइए, अरे बाप रे, सॉरी, ऐसे। तो इन द वाटर एंड दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, और जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, तो इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कहा जाता है, इज कॉल्ड क्या जी, नॉन शुगर। क्लियर है? तो एक को बोलते हैं शुगर, एक को बोलते हैं नॉन शुगर। इसका एग्जांपल क्या होगा? तो जितना भी आपका पॉलीसैकेराइड था, ऑल पॉलीसैकेराइड्स, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो सब के सब किस में आते हैं बताइए, है ना, नॉन शुगर में। जैसे इसका एग्जांपल में आपका स्टार्च आ गया, ग्लाइकोजेन आ गया, सेलुलोज आ गया। सेलुलोज जो पेड़ में होता है, खा के देखिए कभी, एकदम जरा सा एकदम अजीब सा लगेगा, मीठा नहीं लगता ऐसे करके। तो ये था आपका, है ना, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स के नाम, है ना, इस आधार पे कि उनका मतलब कि अलग अलग आधार पे। तो हमने अभी 5 तरह का नाम देखा कार्बोहाइड्रेट का। तो 5 अलग नहीं, किस आधार पे बांटे उसमें, जैसे अगर हाइड्रोलाइसिस के आधार पे बांटे तो मोनो सीखा, ओलिगो सीखा, ओलिगो फिर डायट्रा आया, और फिर क्या सीखा, पॉली सीखा। फिर उसको टेस्ट के अनुसार से बांटे तो मीठा लगता है कि नहीं लगता है, उसके अनुसार से हम उसको शुगर बोलते हैं, तो नॉन शुगर बोलते हैं। ये कहानी था ऐसे करके। आपको हर, है ना, कोई भी पूछ सकता है, 3 नंबर में कोई भी आ सकता है, बोलेगा शुगर और नॉन शुगर को डिफाइन कीजिए, तो एक नंबर डेफिनेशन का मिलेगा और 1 नंबर मिलेगा आपका एग्जाम्पल्स का। देखिए कोई भी डेफिनेशन बिना एग्जाम्पल्स का अधूरा होता है, तो आज बात का ध्यान रखिएगा, है ना। आपको जब भी कोई डेफिनेशन पूछे तो मेक श्योर यू हैव टू गिव सम एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लीजिए, है ना। तो ये था मेरा कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, का नाम, है ना, इस आधार पे कि उसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद इसको 2 और नामों से जाना जाता है, वो अलग बेसिस पे। किस बेसिस पे, चलिए हम लोग बताते हैं। ये हालांकि कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में पढ़ना है, लेकिन चलिए अगला होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रिड्यूसिंग पावर। अब समझाते क्या है, बताते। देखो जी, ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल भी समझिए 2 सॉल्यूशन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, ऐसे ना, जिसमें आपका कॉपर 2+ आयन उपस्थित होता है, अमोनिकल होता है, ऐसे हम लोग बात में। और एक होता है आपका टॉलेंस, जिसको कहता है टॉलेंस रिएजेंट। ये 2 क्या है बताते हैं। ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, है ना, एक फेलिंग एक टॉलेंस, और इन्होंने एक अलग अलग सॉल्यूशन दिया है। जैसे एक कॉपर का दिया है और इसमें होता है सिल्वर+ आयन। अब ये क्या बताते हैं, देखो जी, तो ये 2 सॉल्यूशन का हम उपयोग करते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को प्रेडिक्ट करने में या उसके पहचान करने में, कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं है, उस चीज़ को पता करने के लिए हम इन 2 सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो होता क्या है मेनली, एक्चुअली देखिए, यहाँ कॉपर 2+ है, तो अगर कॉपर 2+ बदल जाता है कॉपर में, तो बताइए यहाँ से यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। वैसे ही, है ना, वैसे ही आपका Ag2 जो Ag+ जो है वो बदल जाता है सिल्वर में, तो इसका भी देखिए, ये भी क्या हुआ, ये बन गया सिल्वर में, तो इसका भी क्या हुआ बताइए, रिडक्शन। और इसको जो चीज़ करवाए, तो अगर मान लीजिए इसका रिडक्शन हुआ तो बगल वाला क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो अब इस चीज़ को जो करवा दे, कॉपर 2+ को कॉपर बना दे या Ag+ को Ag बना दे, मान लीजिए इसमें हम जैसे ही मान लो ये है, इसमें हम कुछ A नाम का चीज़ डालें। ठीक है। जो A के मिलने के बाद कॉपर 2+ कॉपर में बदल गया,
तो इसका मतलब ये कहलाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली यहाँ भी मान लीजिए हमने ए को जब इसमें डाला तो ये भी क्या किया इसी को, तो ये क्या किया देखिए ये रिडक्शन हुआ, तो इसको रिडक्शन करवाया कौन ए, तो ए करवाया रिडक्शन, इसी कारण से ए को कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। ऐसे तो यही चीज़ देखा जाता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ही मौका दें, मतलब कार्बोहाइड्रेट को भी फेलिंग सॉल्यूशन में डालें, कार्बोहाइड्रेट को भी टॉलरेंस रिएजेंट में डालें और देखें कि क्या ये इसका टेस्ट दे पाता है कि नहीं। मतलब फेलिंग सॉल्यूशन में अपना टेस्ट, मतलब फेलिंग मतलब इसको कॉपर को रिड्यूस कर पाता नहीं कर पाता है, मतलब इन सॉल्यूशन को वो रिड्यूस कर पाता है कि नहीं। तो दो ही सवाल उठेगा, कर पाएगा या तो नहीं कर पाएगा। तो कर लिया अगर कोई कार्बोहाइड्रेट तो समझ जाइएगा उसको कहा जाएगा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, और अगर जो नहीं कर पाएगा उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल है। तो कि कौन से कार्बोहाइड्रेट का ये पावर है ना, कौन अब ये क्यों कर पाता है क्यों नहीं कर पाता है हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, उसका जब स्ट्रक्चर में देखेंगे तब हम लोग। लेकिन हाँ ऐसे है कि कार्बोहाइड्रेट जितना भी हमने जमा किया सभी कार्बोहाइड्रेट को, उसमें मोनो डाई ट्राई सब है, बारी बारी से हमने फेलिंग में और टॉलरेंस में डुबाते गया और देखा कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट को जब हमने फेलिंग सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया या तो टॉलरेंस में डुबाया तो क्या इस सॉल्यूशन को टेस्ट को पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव, मतलब क्या उसमें वो जाकर उसको रिडक्शन किया कि नहीं। कर लिया इसका मतलब इसके पास रिड्यूसिंग करने का पावर था, और नहीं कर पाया इसका मतलब इसके पास रिड्यूसिंग करने का पावर नहीं था। तो पावर जितना लेने रहेगा उसको एक शर्त लगा देंगे, जो कार्बोहाइड्रेट इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे उसको एक शर्त लगा देंगे। तो वहीं से फिर आएगा कि इन लोग रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, इन लोग का करेगा नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो इसी तरह से है ना, तो इसी तरह से कि कौन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर है ना, तो किसमें ऑन द बेसिस ऑफ है ना रिड्यूसिंग कैपेसिटी लिख सकते हैं आप है ना ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड है ना क्या था ये टॉलरेंस रिएजेंट। ऐसे एक कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एक कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके से ये हो सकता है। एक को बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स और एक को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। देखिए इसमें एग्जाम में आपका एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल पे बहुत ध्यान रखिएगा। शुगर का एग्जाम्पल, नॉन शुगर का एग्जाम्पल, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल, ओलिगो का एग्जाम्पल, ओलिगो मतलब डायवलेंट है ना, और एक पॉली का। कभी कभी दो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। और अभी जितना आना था कार्बोहाइड्रेट सब का नाम आ चुका है, अब आपके पास एक भी नया कार्बोहाइड्रेट का नाम नहीं लिखा जाएगा, इसी में सबका कैटेगरी होगा। तो आपको इतना सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहला कि रिड्यूसिंग है ना कार्बोहाइड्रेट किसको बोला जाएगा। तो इनमें अगर बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। देखिए तो वैसे कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस माने दोज carbohydrates which can क्या होता है reduce failing solution and क्या होता है टॉलरेंस रिएजेंट। वैसे कोई कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस को रिड्यूस करते हैं तो इट्स कॉल्ड, तो इस तरह के ही जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कहा जाता है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। बस में आया ऐसे के इसका। अब इसका एग्जाम्पल का बात करें तो जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स, उस सब के पास ही पावर होता है। जैसे कि आपका
ग्लूकोज भी रिड्यूस कर सकता है, फ्रुक्टोज भी रिड्यूस कर सकता है, गैलेक्टोज भी रिड्यूस कर सकता है। ये तीन बात रखिएगा। उसके बाद जितना आपका ऑलिगोसैकराइड होता है, ऑल ऑलिगोसैकराइड्स ऐसे करके, जिसमें से आपका सुक्रोज आ जाता है, जिसको हम लोग डाइसैकराइड बोलते हैं। डाइसैकराइड का ही एग्जाम्पल सीखे की हैं। फिर आपका क्या बताइए, माल्टोज, यही 3-5 नाम में आएगा। और आपका क्या था बताइए आपका, है ना, लैक्टोज ऐसे करके। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना जो एग्जाम में आएगा, ये सुक्रोज के लेकर के। अब इसका कारण हम लोग सीखेंगे जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सुक्रोज पे ध्यान रखिएगा। सुक्रोज एक डाइसैकराइड है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास ये कैपेसिटी नहीं होता है कि इसको रिड्यूस कर सके। उसका कारण क्या है, तो एक्चुअली होता क्या है कि सुक्रोज में जब ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलते हैं ना, तो उन लोग एल्डिहाइड और कीटोन से ही मर्ज हो जाते हैं। स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा इसका, है ना, कि क्या है इसको, है ना। तो इस कारण से देखो, किसी भी फेलिंग या टॉलरेंस का टेस्ट पॉजिटिव देने के लिए तुम्हारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। तो जितना मोनोसैकराइड होता है उनके पास तो एल्डिहाइड कीटोन रहबे करता है। डाइसैकराइड के पास, है ना, हमारे पास जब होता है तो अब वो कंबाइंड कैसे हुआ है, तो क्या उसमें एल्डिहाइड कीटोन बचा कि नहीं बचा, पे तो क्या होता है, माल्टोज लैक्टोज जो कंबाइन होते हैं, जब इसका देखेंगे स्ट्रक्चर, तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन बच जाता है। इसी कारण से इन लोग टॉलरेंस रिएजेंट मैंने इसका टेस्ट दे पाते हैं, लेकिन सुक्रोज मिलता ही है एल्डिहाइड कीटोन से। इसी कारण से, है ना, इसमें एल्डिहाइड कीटोन बचता नहीं है कंबाइन होने से। इसी कारण से ये को टेस्ट होते इसको इस टेस्ट को नहीं दे पाता है। तो ये भले डाइसैकराइड था, सब जितने मोनो थे, जितने ओलिगो, सब इसका कर पाते हैं, लेकिन बेचारा सुक्रोज जो होता है वो कभी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे एक नोट देखने लिखेंगे कि सुक्रोज जो है इज ए डाइसैकराइड्स, वो एक डाइसैकराइड्स है, बट, है ना, इट इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट ऐसे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा सुक्रोज होता है वो एक डाइसैकराइड तो होता ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारा, है ना, किसी टॉलरेंस को या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाता नहीं है। तो ये था आपका रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। बताइए, वैसे ही आप खुद से डेफिनेशन लिख सकते हैं किसका, बताइए, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना, क्या होगा परिभाषा, डिटो एकदम सेम होगा, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन, है ना, विच कैन, अब यहाँ पे सिर्फ लिखना क्या होता है, नॉट, है ना, जो रिड्यूस नहीं कर सकेंगे, है ना, जो टेस्ट नहीं देंगे। फेलिंग का टॉलरेंस का टेस्ट दे दिए तो रिड्यूस कर लिए, अगर उस चीज़ को नहीं कर पाए, है ना, जो नॉट, है ना, रिड्यूस, है ना, फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट इज कॉल्ड, क्या बताइए आपका, है ना, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। एकदम डिट्टो, फोटोकॉपी करना है इसका, सिर्फ कुछ अंतर है नहीं, है ना, आप तो इतना है ही समझदार। बस क्या, ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के टेस्ट को दे पाता है ना। तो अगर ये टेस्ट कब दोगे, जब तुम इसको रिड्यूस कर पाओगे तो तुम कहलाओगे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर तुम इन टेस्ट को अगर नहीं दे पा रहे हो, है ना, इसका मतलब तुम इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कहलाओगे तुम, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। आपको ध्यान क्या रखना है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल, तो जितना भी पॉलीसैकराइड्स है, जो हमारे पॉलीसैकराइड्स होते हैं, ये टेस्ट को नहीं देते हैं। जैसे कि आपका स्टार्च, है ना, जैसे कि आपका ग्लाइकोजेन, है ना, ग्लाइकोजेन, जैसे कि आपका सेलुलोज, ऐसे। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीसैकराइड्स होते हैं, इसमें किसी तरह का एल्डिहाइड या कीटोन बचता नहीं है। इसी कारण से ये हमारे, है ना, फेलिंग को और टॉलरेंस को एक्टिव नहीं दिखाते हैं, इन लोग इसमें टेस्ट शो नहीं करते हैं। इसी कारण से इनको क्या बोलता है, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो ये था जी हमारा पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट, है ना, उसके क्लासिफिकेशन को किन किन नामों से जाना जाता है, ऐसे करके। चलिए फोटो क्लिक कर लीजिए और लिख लीजिएगा, इसको भी आप लिख लीजिएगा खुद से, है ना, ऐसे करके। चलिए, तो अब हम, है ना, एक काम करते हैं, जितना हम पढ़े आज की क्लास में उसको पूरा रिकैप कर देते हैं, क्या क्या सीखे, है ना। तो आप क्लासिफिकेशन सीखे, है ना, क्लासिफिकेशन और उसका एग्जाम्पल, तो पूरा अगर हम
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को वन जगह लिख दे, एक जगह, है ना। देखिए परिभाषा अगर 1 नंबर का आएगा तो उसके एग्जाम्पल से आएगा, है ना, और डेफिनेशन आएगा तो 3 नंबर में आएगा। डेफिनेशन जब भी आएगा तो 2 डेफिनेशन आएगा। तो चलिए पूरा पूरा लिख देते हैं हम एक ही जगह, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे है। देखिए तो 3 तरीके से इसको बांटा गया, 3 आधार पे इसको बांटा जाता है। चलिए तो पहला क्या था बताइए, पहला आधार क्या था हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बताइए, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के आधार पे तो यहाँ पे क्या क्या आया था, तो पहला नंबर में आया था हमारा मोनोसैकराइड्स। बताइए इसका एग्जाम्पल भी हम लिखते चलेंगे। इसका मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल क्या था बताइए, तो आप इसके नीचे लिखे थे ग्लूकोज, फिर क्या बताइए, फ्रुक्टोज, और क्या, गैलेक्टोज, ऐसे। फिर दूसरा क्या था आपका, मोनो के बाद हम लोग से कहते ऑलिगोसैकराइड्स, जिसमें हमें कुछ देता था, और ऑलिगो में ही नाम आया था क्या, डाइसैकराइड्स का, है ना। अच्छा ये कितना देता था, 1, ये कितना, 2 से लेके 10 तक डाइसैकराइड्स। और डाइसैकराइड्स का एग्जाम्पल भी, इसका भी हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे थे। क्या क्या था, तो डाइसैकराइड में आपका था सुक्रोज, इसमें क्या था, माल्टोज, और क्या था आपका, लैक्टोज। अब ये तीनों का नाम इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनमें, ताकि आप इसको डाइसैकराइड बोल रहे हैं, डाइसैकराइड का मतलब है कि इनमें जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हमें मोनोसैकराइड्स देगा। तो पूछता है कि सुक्रोज किन 2 डाइसैकराइड मोनोसैकराइड को देगा, माल्टोज क्या देगा, लैक्टोज क्या देगा। तो इन तीनों को भी यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। तो अगर आपका सुक्रोज है और इसमें जब हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो ये आपको देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ओके, वैसे ही अगर आपके पास माल्टोज है, जब इसमें हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो ये देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों के दोनों ग्लूकोज ही देता है। और वैसे ही अगर आपके पास लैक्टोज है और इसको हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो ये देता है हमें ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज, ऐसे करके, ऐसे। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा इन तीनों को, है ना। ये कोई भी एक सवाल आ सकता है डायरेक्ट, है ना। उसके बाद एक तीसरा था मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, और तीसरा क्या था हमारा, पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड्स किसको बोलते थे, है ना, जिसमें 10 से भी ज़्यादा मोनोसैकराइड्स मिल जाए, है ना, ऐसे करके। और इसका एग्जाम्पल जो था, है ना, बताइए इसका एग्जाम्पल क्या था, तो इसका एग्जाम्पल था स्टार्च, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन हो गया, या सेलुलोज हो गया, सेलुलोज, ये सब है ना, क्या कहते हैं, ऐसे। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद हमने इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन था क्या था, ये ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कि वो खाने में कैसा लगता है, टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इसमें 2 टाइप था। एक क्या था बताइए, शुगर, इसमें क्या था एग्जाम्पल, ऑल मोनोसैकराइड्स, जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं सब थे। और क्या होती है, ऑल, है ना, आपका डाइसैकराइड भी, ऐसे। उसके बाद एक क्या था बताइए आपका नॉन शुगर, जो खाने में टेस्ट नहीं लगता था, क्या था, जितने भी पॉलीसैकराइड्स हैं, ऐसे। और हमारा जो लास्ट क्लासिफिकेशन था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तीसरा क्या था बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर, के
है ना, उसका रिड्यूसिंग पावर है कि नहीं। किसको रिड्यूस करने का, तो दो सॉल्यूशंस का, क्या क्या नाम था उसका, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस। ये क्या होते हैं, एक सॉल्यूशन होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन्स को पहचानने में। जैसे अगर आपको याद होगा तो ब्रोमीन अल्कीन को पहचानने का था ना कि ब्रोमीन वाटर से टेस्ट करते थे हम लोग ब्रोमीन में, कि अगर ब्रोमीन का कलर ऑरेंज कलर का होता है, अगर उसमें हम अल्कीन डालें तो वो दोनों जगह ब्रोमीन जुट जाता है, जिस कारण से उसका ऑरेंज कलर ख़त्म हो जाता है। तो वो कंफर्म करता था कि अच्छा उसमें जो गया हुआ चीज़ है वो क्या अल्कीन था। तो वैसे ही अगर हमारे किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन हैं कि नहीं है, इस चीज़ का चेक करने के लिए हम लोग दो सोर्स का उपयोग करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड चीज़ को चेक करता है, तो अगर वो रिड्यूस कर पाया तो उसको बोलते थे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ भी हमारा दो नाम था, एक का रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट और क्या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो एक होता था हमारा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, इसका एग्जाम्पल क्या था, तो जितना भी मोनोसैकराइड है ऑल मोनोसैकराइड्स, और क्या होता है ये ऑल डाइसैकराइड्स, जितने भी मोनोसैकराइड्स है। और सर यहाँ पे एक याद रखना एक्सेप्ट क्या होता है ये सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकराइड होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है बताइए, हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऐसे करके। उसके बाद दूसरा में इसका क्या था बताइए, क्या नाम था उसका, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो नॉन रिड्यूसिंग मतलब जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस के साथ अब टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसमें एग्जांपल क्या था, तो जितना भी पॉलीसैकराइड है, ऑल पॉलीसैकराइड्स, है ना, और एक जो सुक्रोज। तो यही नाम पूछेगा आपसे कि बताइए सुक्रोज क्या है, रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। तो लोग जो बोले अरे सुक्रोज तो डाइसैकराइड होता है, तो डाइसैकराइड तो बोल लेते सर कि सब डाइसैकराइड रिड्यूसिंग होता है, लेकिन नहीं, सुक्रोज नहीं होता है। सुक्रोज का स्ट्रक्चर जब देखिएगा उसमें पाइएगा कि उसके एल्डिहाइड और कीटोन ही आपस में मर्ज कर जाते हैं, उसका एल्डिहाइड कीटोन ही खत्म हो जाता है। बाकी जितने भी और होते हैं जैसे माल्टोज लैक्टोज का देखेंगे स्ट्रक्चर जब हम, तो वहाँ देखेंगे उसमें एल्डिहाइड कीटोन बचा रह जाता है। तो इन लोग इसी कारण से वो टेस्ट को दे पाता है, लेकिन सुक्रोज बेचारा उस टेस्ट को दे पाता नहीं है। तो ये था जी आज का क्लास, है ना, जहाँ पे आपको बताया गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग देखिएगा, समझिएगा, है ना, और अगर किसी तरह का और दिक्कत होता है तो हमें बतलाइएगा ताकि उसको और अच्छे से सुधारा जा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।